सो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, है ना, सभी को एक बार वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट अभी हम लोग फ्रिक्शन को स्टडी कर रहे थे, राइट। फ्रिक्शन का कंप्लीट थ्योरी में आप लोग को पढ़ा रखा हूं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन जैसा आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर का फिर न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा फ्रिक्शन से, वो हर एक तरह का वैरायटी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है ना। इसके अलावा आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ आप लोग को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डैश विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज नोन एज डैश। मतलब यहां पे आपको दो फिल करना है, दो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको फिल करना है। कहा गया मैक्सिमम वैल्यू, किसका मैक्सिमम वैल्यू होने से जस्ट बॉडी मूव करने लगता है, और उसको बोलते क्या है, बताइए एनीवन। चलिए यहां पे आंसर आने लगा है, ठीक है। ई आ रहा, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डैश विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द अदर ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज नॉन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है सारे स्टूडेंट का, आंसर विल बी योर ई नंबर। क्या होगा, ई नंबर। तो यहाँ पे चंदन, डियोक, अजय, प्रियंका, आदित्य, है ना, धीरेन्द्र, धीरेज, सभी का करेक्ट आंसर है। क्यों, मैंने आपको कहा था द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसका होना चाहिए, स्टैटिक का। जब स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लोग को पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने क्या बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है जब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मैक्सिमम लगता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब लगता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तब तक बॉडी मेरा रुका रहता, उसके बाद और लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रोके हुए फ्रिक्शन है वो मेरा इक्वल टू होता है लोड अप्लाइड का। उस टाइम पीरियड में अगर थोड़ा सा भी मेरा लोड बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा ऑब्वियसली होता है फ्रिक्शन फोर्स, तो बॉडी मेरा मूव कर जाएगा। वो वैसा रहता है जो एकदम टेंस टू मूव रहता है। मैं आपको कंडीशन भी आप लोग को याद होगा, मैंने समझाया था कि इधर हम लोग लिए थे लोड को और इधर मैं लिया था आपका फ्रिक्शन को, और मैं आप लोग से ये समझाया था कि कुछ इस तरह से जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक पॉइंट आता है जहां पे यहां पे आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैक्सिमम रहता है, और तब तक बॉडी मेरा क्या रहता है, रेस्ट कंडीशन रहता है। इसी को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इस पॉइंट तक रहता है जहां पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, सडन मेरा फ्रिक्शन ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी मेरा मूव करने लगता है, ये काइनेटिक आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो तभी भी लगेगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये मेरा कम होता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा ज्यादा रहता है, वाई, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को रोके हुए रखता है, राइट। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। ये वाला कंडीशन था, यही वाला चीज आप लोग को है। तो वही कहा गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहां पे आ जाएगा मेरा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक friction which comes into play when body just begin to slide over the surface of the other body is known as limiting friction, limiting friction। उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये मैं जब लॉज ऑफ फ्रिक्शन आपको बताया था, है ना, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में जो थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन था उसमें इसके बारे में मैं डिस्कस करा था। वेरी सिंपल, वेरी इजी, क्या था, चलिए बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, चलिए बताइए। यस यस, बिल्कुल करेक्ट है सुलभ शक्ति, प्रियंका। आंसर जो हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का चंदन, यस, डियोग, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर विल बी योर बी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। ये क्या होता है, म्यू इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ऊपर में जो एफ है ये क्या होता है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स होता है,
फ्रिक्शन होता है, वो भी कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग। और नीचे में क्या आ जाता है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज माई नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड लॉ आप लोग को याद होगा, थर्ड लॉ में फ्रिक्शन जब पढ़ाया था कि कोई भी बॉडी अगर है, इसका बॉडी जो W होता है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो मेरा नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज करता है मेरा सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे, राइट, उसके अपोजिट, वेट के अपोजिट, तो ये रिएक्शन मेरा आ जाता है। एंड इसके अलावा अगर बॉडी मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पी लोड लगा के, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट, लगेगा। और अगर मैं क्या किया था कि ये मेरा लोड का रिएक्शन मेरा लग रहा है, लोड का ही तो रिएक्शन है, और इस वेट का रिएक्शन ये है मेरा, तो इन दोनों के बीच में मुझे रिजल्टेंट निकला था, दैट इज कॉल्ड माई आर। अब इस आर को कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, जैसा आप लोग को पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम क्या कहता है रिजल्टेंट का, कि सर आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जो कि रूट अंडर में होता है। और आप लोग को याद होगा जब थीटा का वैल्यू हम लोग 90 लेके चलते थे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, आर और एन के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 ये पूरा जीरो, ये पूरा वैल्यू कट के जीरो आ जाता, तो बचता ओनली क्या है, आर इक्वल टू पी स्क्वायर रूट अंडर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे फोर्स क्या है, एन और पी है, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट हो गया। और वही अगर करेंगे 10, इसके एंगल हम लोग एंगल ले लेंगे, जैसे आपको पता है एंगल क्या लेते हैं, फाई लेके चलते थे, रिजल्टेंट और एक कोई फोर्स के बीच में, तो रिजल्टेंट और एन फोर्स के बीच में अगर मैं थीटा लेके चलता हूं, तो टेन थीटा इक्वल टू, फिर टेन फाई जो आप मान लोगे, मैं थीटा लेके चला था, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाय एन, तो वही हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एन। एन ये क्या है, मेरा नॉर्मल रिएक्शन, तो वही आर यहां बोल दिया, आर फॉर रिएक्शन, एन फॉर नॉर्मल, और एफ आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना, जिसको हम लोग ऐसे देखे थे कि यहां पे भी चाहते हो इस फोर्स को रिप्लेस करके कर सकते हो, राइट, इस तरह से निकाले थे, तो आंसर आपका बी हो गया। क्लियर, चलिए ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें देखिए, अब यहाँ पे लेडर वाला इक्वेशन आता है, लेडर वाले में मैं आपको समझाया था, तो अगर आपको लेडर वाला इक्वेशन देखे थे, है ना, तो आप लोग को याद होगा, है ना, लेडर वाला इक्वेशन। चलिए एक बार पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्लाइडिंग बॉडी इज मोर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रोलिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्लाइडिंग बॉडी इज मोर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रोलिंग। पॉइंट, ये आप चल जा रहे हो लाइन कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट के ऊपर चल जा रहे हो, ठीक है, स्लाइड करता है ना डियर, वो डियर, चलिए उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, वो आउट ऑफ द सिलेबस अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, उसको लास्ट में देख लूंगा मैं, फिलहाल अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्या कहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, डोंट वरी। चलिए पहले मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए, है ना। चलिए यहां मेरे को बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट सारे बच्चे मेरे को आंसर दो इसका। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, वेरी नाइस वेरी नाइस, आंसर क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल ए इसका हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा। मैं हर एक चीज बताऊंगा, है ना, अगर आप मान लीजिए लेक्चर जो बच्चे नहीं भी देखे हैं उसको मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, तो मुझे पूरी तरह से फोकस करने दीजिए, बाकी मैं सारी चीज लूंगा। फिर खैर यहाँ पे क्या कहा गया था, लेडर रेस्टिंग ऑन द स्मूथ ग्राउंड, कोई स्मूथ ग्राउंड होता है, इस तरह से ग्राउंड है, तो ग्राउंड मेरा स्मूथ ले लिया गया है ना, एंड लीनिंग अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल, तो मैंने कहा था ये मेरा वॉल रहेगा, और ये जो रहेगा इसको ग्राउंड मान लिया गया, तो चलो मैं ग्राउंड ले लेता हूं, इसको रूफ मानते थे, है ना, तो ग्राउंड में ले लेता हूं, इसको फ्लोर भी मान सकते हो आप, फ्लोर का भी बोलेगा या ग्राउंड बोलेगा, है ना, ग्राउंड बोल दिया, जो स्मूथ बोला, ठीक है, यानी स्मूथ अगर बोला तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, नीचे में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ऊपर कहा गया कि मेरा रफ है वॉल, ठीक है, जिसमें क्या है मेरा लेडर रखा हुआ है, तो इस तरह करके मेरा लेडर यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से लेडर मेरा रखा हुआ, राइट, रखा हुआ है अगेंस्ट द वर्टिकल। तो कहा गया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट, मेरा फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा। अब इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं, इसका आंसर तो डियर ए हो जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहली बात मैं आपको बताया था, समझाया था, चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से, कि ये देखो कुछ इस तरह का है ना, इस तरह का है, दैट इज माई सरफेस, ऐसा कुछ है। अभी मेरा बात समझना अच्छी तरह से आप लोग, है ना, इस तरह को समझना,
चलो नहीं ऐसे ही मैं पकड़ लेता ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा समझना। ये मेरा क्या है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, इस तरह ये मेरा क्या वॉल है और ये मेरा सरफेस है, ये ग्राउंड है, फ्लोर है। अब इसके ऊपर मैं रखता हूँ इस तरह करके लेडर को मैंने रखा, लेडर रखा, ये मेरा मान लो क्या है, लेडर है। आपका जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी समझना ये है। ये समझो कि स्लाइड कैसे करेगा, तो स्लाइड करेगा कुछ ऐसे, ऐसे ही तो लेडर गिरता है, इसलिए तो कोई बोला जाता है कि यहाँ से पकड़ रखना भाई, एक कोई चढ़ रहा कोई गिर ना जाए, ऐसे ही स्लाइड करेगा, स्लाइड। यानी मोशन कैसे करेगा, अगर मैं मोशन का बात करता हूं तो सर इस डायरेक्शन में मेरा मोशन करेगा, मोशन ऐसे करेगा, मोशन मोशन तो इधर करेगा, है ना। और ऊपर वाला मोशन कैसे करेगा, नीचे डायरेक्शन में मेरा मोशन करेगा, राइट, मोशन नीचे करेगा। और आपको पता है कि अगर मोशन कर रहा है ऐसे, ऐसे गिर रहा है, तो मोशन अगर ऐसे हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन और आपका इधर आ रहा है राइट साइड में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसर लगेगा, जस्ट अपोजिट लगेगा, तो मोशन मोशन के अपोजिट लगेगा। इट मींस यहां मैं अगर आपसे बोलूंगा कि बताइए दोनों में फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, तो आप बोलेंगे सर जी इसका फ्रिक्शन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। और अब मुझे पता फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन बोलते हैं, इजंट इट क्लियर है कि नहीं। म्यू इंटू क्या बोल देते हैं हम लोग, एन बोल देते हैं, राइट। अच्छा एन या क्या, एन क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पड़ता है, पहली बात इसका वजन, तो इसका कुछ ना कुछ वजन रहेगा, तो इस लेडर का कुछ वेट रहेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन जहां जहां टच करेगा ना लेडर, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो एक टच कर रहा है आपका इस पॉइंट पे, जिसको इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी, तो बी पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, आर बी बोल देंगे। और इसका, और हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बताऊं क्या है कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये सरफेस मेरा ऐसा है, तो इसके परपेंडिकुलर कैसा लगेगा, ये देख सकते हो परपेंडिकुलर लगेगा कुछ मेरा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा इस तरह गया। लेकिन यहां पे तो सरफेस में मेरा वर्टिकल है, तो वर्टिकल का परपेंडिकुलर कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। और ये मान ले ए में बोल दिया, आर ए आ गया यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ भी देखो परपेंडिकुलर लगा सरफेस का। ऑलवेज याद रखना नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो एक नॉर्मल मैंने ये लिया, एक नॉर्मल ये लिया, राइट, क्लियर। अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने कहा, अब देखो आपको पता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू क्या आ जाता है, म्यू इक्वल टू अभी हम लोग बात किए कि एफ अपॉन एन हो जाता है। वहीं से मैं एफ इक्वल टू निकालता हूं तो एफ इक्वल टू क्या आ जाता है, म्यू इंटू एन। अभी हम लोग बात किए थे कि देखो यहाँ पे अभी हम लोग बात किए थे कि म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन होता है, तो एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू आ जाएगा, राइट। चलिए तो एन बेसिकली नॉर्मल है, तो इस जगह पे एन के जगह में अब मैं क्या बोल सकता हूं, सर एन के जगह में आ जाएगा मेरे यहाँ पे क्या, आरबी, क्योंकि यहाँ पे आरबी मेरा नॉर्मल था, तो आ गया मेरा आरबी। तो दिस इज माय फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, एक तो हो जाएगा क्या, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर ए आ जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा, आर ए आ जाएगा, तो आर ए हो गया, आर बी हो गया। अब यहाँ पे अगर मान ली मैं सी डी बोलता हूं तो ये आर सी हो जाता है और आर डी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो नाम करूंगा वो नाम कर दूंगा। जैसे मैं पढ़ाया था वहां पे मैं इसको बी मान लिया था, तो चलो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होना, मैं यहाँ पे भी इसी ही को ए लेके चलता हूं, है ना। तो इसको क्या था, यहाँ पे मेरा ए, इसको मैं माना था शायद ए, तो ए माना था, तो ये आर ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आर ए आ गया। इसको भी बी माना था, तो इसको मैं आर बी बोलूंगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा, आर बी। चलो अब समझ गए, तो ये दो चीज समझ में आपको आना चाहिए था। तीसरा और एक चीज क्या है, तीसरा और लास्ट और एक चीज क्या है कि इसको, ये जो मेरा वॉल है इसको कहा जाता है अपर एंड, अपर एंड कहा जाता है, और इसको कहा जाता है लोअर एंड, लोअर एंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लोअर एंड कहा जाता है। अब समझना, जैसे मैं आपको बताया कि लेडर जो मेरा होता है, लेडर मेरा कैसे स्लाइड करेगा बताओ। एक तो नीचे में बोल दिया है कि नीचे बोल दिया, खत्म कर दिया कि मेरे स्मूथ है, स्मूथ ग्राउंड है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इट मींस ये तो मैं आपको समझा दिया कि लगता है लेडर में ये सभी केस लागू होता ही होता है। अब यहाँ पे और क्या करते हैं, चलो और एक दो लाइन बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग निकालते हैं सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ दी वर्टिकल इक्वल टू जीरो। यही है सब फोर्स, जैसे आ रहा है मेरा क्या ऊपर जा रहा, तो मेरा वर्टिकल है। और क्या लग रहा है, मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर आ रहा, तो वर्टिकल इन दोनों को जोड़ेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो आर भी आ रहा है और आपका म्यू आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इस तरह करेंगे। और फिर निकालेंगे मोमेंट, मोमेंट निकालेंगे अबाउट पॉइंट ए बी और सी। सी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट सी अगर बोल देता हूं तो इस तरह से लेते हैं। बाकी इस लेडर का आपको लंबाई भी दे देगा एल, जहां से सी तक का अगर लेंगे तो ये L/2 आ जाएगा। अब L/2 को भी लोड को चाहे आप निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा, ये थीटा दिया रहेगा, तो चाहे तो थीटा को भी हम लोग कर देंगे, थीटा के साथ इधर नीचे बनेगा तो क्या बन जाएगा, L/2 cos थीटा आ जाएगा। और ये ऊपर वाला आ जाएगा क्या, L/2 sin थीटा, कहां तक, सी तक लेंगे।
और अगर पूरा लेंगे तो एल साइन थीटा एल कॉस थीटा आ जाएगा। ये हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। खैर यहाँ पे क्या बोला गया था कि नीचे में स्मूथ है तो स्मूथ हटा दो। अब बचा ओनली क्या, मेरा बच्चा यहाँ पे वॉल पे, तो वॉल में देखो ऑब्वियसली बात है भाई कि मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है नीचे, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा और अपर इंड पे लगेगा, इसीलिए अपवर्ड एट अपर इंड, अपवर्ड लग रहा है और अपर इंड में मेरा लगेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए, क्योंकि लेडर गिर रहा किधर, नीचे की ओर गिर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, और अपर इंड में लग रहा है। लोअर इंड तो भाई लोअर इंड में तो है ही नहीं लेडल, लेडल तो यहाँ पे आपका फ्लोर में सटा हुआ है, फ्लोर में है राइट, वॉल में तो नीचे में है ही नहीं, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है, तो ये मेरा इसके साथ चिपका हुआ है, किसके साथ, वॉल के साथ, अपर एंड में जाके चिपका हुआ है और नीचे घसक रहा है, तो ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वही कहा गया था कि अगर नीचे स्मूथ है ग्राउंड और मेरा रफ वर्टिकल वॉल है तो बताइए फ्रिक्शन मेरा कैसा लगेगा, तो नीचे अगर गिरेगा, एक गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, कभी ऐसे तो गिरेगा नहीं, तो अपर एंड में लगेगा। क्लियर, ये चीज समझ गए। यही अगर बोल देता क्या कि आपका जो वॉल है वो मेरा स्मूथ है और मेरा ग्राउंड मेरा कैसा रफ है, तो बताइए तब मेरा किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो क्या लगेगा, टुवर्ड दी सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ द वॉल, वॉल की ओर, टुवर्ड दी वॉल, वॉल की ओर लगता, टुवर्ड दी वॉल, वॉल की ओर जाता, इधर डायरेक्शन पे। क्या इतना चीज क्लियर हुआ, सभी चीज समझ आए, यस बोलिए फटाफट, मैं आगे बढ़ जाता हूं, है ना, ये मैं पूरा रिवीजन आप लोगों को करवाते चल रहा हूं, है ना, ताकि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो और मैं चीज बताऊंगा कि आखिर ये फोर्स वर्टिकल मोमेंट कैसे निकालेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज मैं क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। तो इसका आंसर ए हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन से ही ये मेरा आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है किसका रेशियो होता है, बताइए फटाफट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यस बिल्कुल करेक्ट है, सी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू दी नॉर्मल रिएक्शन, वही थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, कोई अगर बॉडी है, वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ऑनवेज, और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा लगता है आपका नॉर्मल, और लोड अगर इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा इधर लग रहा है ना, तो कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, पहली बात थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन एक मेरा एक चीज कहता है, वो पहला ये चीज कहता है कि जो मेरा नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, ये मेरे पहली बात कहता है। दूसरा बात ये कहता है कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड नॉर्मल रिएक्शन टू दी, है ना, अप्लाइड फोर्स टू दी, है ना, अप्लाइड जो भी मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है टू दी नॉर्मल रिएक्शन गिव्स दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ये दो चीज मेरा कहता है, पहला स्टेटमेंट ये चीज बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है, कौन, थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। पहला क्या बोलता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा मेरा सरफेस के नॉर्मल रहेगा, और दूसरा बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन मेरा देता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, और ये क्या होता है, ये होता है मेरा मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ये ध्यान रखना, ये फोर्स फॉर फ्रिक्शन क्या है मेरा, लिमिटिंग है, लिमिटिंग बोले तो मैक्सिमम, एफ मैक्स है, वो चीज जब मेरा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तब का कंडीशन ये बोलता है, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी आपको बोल भी जाएगा कि एफ बाई जो एन है इक्वल टू म्यू है ना, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू एन, तो यहाँ पे एफ क्या, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकंड, अब चलते पहला वाला क्वेश्चन। अब आप लोग को यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा था अच्छा क्वेश्चन, ये रहा एक, ये क्वेश्चन पूछता है, देखो अच्छा क्वेश्चन अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहा जाए फ्रिक्शन से तो दो होता है, एक होता है लेडर वाला और एक होता फ्री बॉडी डायग्राम डबल बॉडी वाला, जिसमें एक में टेंशन वगैरह से बंधा रहता है और दूसरा में लोड लगा के उसको मूव करता है, तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फिर आपको सॉल्यूशन करना है। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, एक लेडर वाला, यही दो है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको एक काम करता हूं, इसका मैं थोड़ा समझा देता हूं कि इसके लिए क्या क्या जरूरत है और क्या क्या नहीं, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन में बनाने में बहुत ज्यादा आप लोग का हेल्प रहेगा। ठीक है, फ्री बॉडी के पहले डायग्राम आपको समझा देता हूं मैं, 2 मिनट लगेगा, फिर आप खुद बना लोगे, पहले समझ लो, है ना, पहले समझ लो। देखो
क्या है इंपॉर्टेंट आप समझना। सबसे पहली बात ये, अगर बॉडी है, चलो ये तो बना हुआ है, इसमें समझना क्या है, आपको दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप पहला बॉडी उठाओ, तो ये रहा मेरा ए बॉडी, है ना। जो जो चीज आपको पता है वही वह चीज करो। सर यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ये देख सकते हो, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। तो जहां जहां पे पहली बात आपको पता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है, म्यू मेरा क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ तो कहां लगता है, जहां पे बॉडी मेरा कांटेक्ट होता है, जहां पे दो बॉडी मेरा फिजिकल कांटेक्ट में आएगा, वो कोई भी कांटेक्ट है, एयर का, फ्लूइड का, वो सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं। जहां कांटेक्ट में आया वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। तो देखो यहाँ पे दो जगह में आ रहा है, यहां रहा और यहां रहा, तो इस जगह पे भी एक आएगा क्या, म्यू, और यहां पे भी आएगा एक म्यू आएगा, इन दोनों जगह पे म्यू आएगा। इसको मैं म्यू1 मान लेता हूं, इसको मैं म्यू2 मान लेता हूं, दो जगह में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। अब ए बॉडी का मैं क्या करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सारे बॉडी को हटा के सारे फोर्सेस को दिखाना। तो पहली बात ए बॉडी है सर, तो पहली बात सर, सबसे पहली बात, इसका मैं वेट ले लूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, वेट ऑफ द बॉडी ए। दूसरा चीज सर, मेरा ऑलवेज सरफेस के पैरेलल जाएगा क्या, मेरा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लेगा Na, दो चीज हो गया। तीसरा चीज सर, इधर केबल का टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन पे, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, टेबल, अच्छा एक सेकंड, इधर लग रहा है ना, एक काम मैं करता हूँ, केस में ये नहीं लेता हूँ, पहले केस में लेता हूँ ये वाला जो जो आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरी में ही, तो उससे बेटर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपको समझना है। देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं। ये ए रहा, ये बी रहा, और इसको ऐसे करके खींचा जा रहा है पी फोर्स लगा के, ठीक है, और ये यहाँ पे फिक्स है, और टेंशन यहाँ के कहीं बी में लगा हुआ, जस्ट मैं घुमा दिया, यहाँ ए में टेंशन है ना, बी कर दिया। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, इसका टेंशन यहाँ पे टी लगा हुआ टेंशन, और अप्लाइड फोर्स पी है। इस केस में देखो क्या हो रहा है, इधर मेरा पी फोर्स लग रहा है, तो इधर मेरा लगेगा क्या, ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन Na। तो ये हो गया क्या, पहला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, पहला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम होगा इसका। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसका मैं बात कर रहा हूं। अब देखो सेकंड बॉडी का डायग्राम समझ लो। सेकंड बॉडी में आपको ध्यान रखना, बस सेकंड बॉडी में क्या ध्यान रखना, समझना कि सर सेकंड बॉडी के केस में अभी भी वेट आएगा, लेकिन पता अब वेट कौन सा लेंगे, अब जो वेट लेंगे ना वो WA प्लस WB दोनों लेंगे। पता क्यों, कि भाई साहब देखो बी जो बॉडी है इसका वजन तो आएगा ही आएगा, ए का भी तो वजन आएगा, यानी कि W और WB दोनों ही बॉडी का वजन आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना, पहला चीज। दूसरा चीज, अब देखो टेंशन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन जा रहा है, टेंशन इधर आपका बंधा हुआ ना वॉल से, तो टेंशन इधर लग रहा है, तो अगर टेंशन इधर मूव कर रहा है बॉडी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा फ्रिक्शन। और सर ऊपर में भी तो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अभी भी दो बॉडी में था। देखो एक आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, और आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, ये म्यू1 और म्यू2 दोनों बॉडी पे है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ बी बॉडी का, देखो ए बॉडी के केस में तो केवल नीचे में डायरेक्शन था, इसलिए नीचे तरफ का मैं ले लिया यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इस टाइम में बी बॉडी के केस में ऊपर और नीचे दोनों है, यानी इस टाइम पे मेरा इधर भी जाएगा, इधर भी फ्रिक्शन होगा, और दोनों मेरा इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में दोनों होगा। ध्यान देना, जिधर भी पुश पुल किया जा रहा, पुल अगर खींचा जा रहा, जस्ट उसके ऑपोजिट में दोनों जाएगा मेरा फ्रिक्शन। इसको मैं क्या नाम दूंगा, बात यह आ जाता है। उसके लिए आपको नॉर्मल बताना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पहले आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन जाएगा, ये जाएगा, और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ n। अभी n बेसिकली क्या है, यहाँ समझना, n जो है ना, ये n सिर्फ बी बॉडी का नहीं है, ये बी और ए दोनों बॉडी का जो वेट नीचे लग रहा है उन दोनों को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये बैलेंस करता है मेरा वेट को। लेकिन फिलहाल अभी बी बॉडी में ए और बी दोनों बॉडी में दोनों का वेट को बैलेंस करेगा, तो फिलहाल n जो है ना, ये इज इक्वल टू, आप चाहे तो बोल सकते हो कि ये मेरा WA प्लस आपका WB है, ये दोनों का दोनों वेट को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो केवल एक बी बॉडी का आप नहीं बोल सकते, ए और बी दोनों बॉडी का ये रिएक्शन गया है, समझ गए, इसलिए इसको मैं n बोल दिया हूं। अब यहां पे चाहे तो आप क्या बोल सकते हो, इस डायरेक्शन में आपका क्या जाएगा म्यू इंटू एन बोल सकते हो, है ना। ये इसको मैं म्यू2 बोल दिया हूं, तो म्यू2 इंटू एन, और यहां पे आ जाएगा म्यू1 इंटू एन। और यहां पे आपका म्यू1 इसको भी मान लो, इसको भी ऊपर वाले को क्या मान लो, एक सेकंड, ऊपर वाले को म्यू2 मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू2 आ जाएगा। ऊपर वाले बॉडी का म्यू2 माना है तो म्यू2 आ गया यहाँ पे। अब समझना यहाँ पे बात, और एक लास्ट है, बस यही खत्म हो गया। सर यहाँ पे समझने वाली और एक बात क्या है सर आपने यहाँ पे म्यू1 लिया है, क्योंकि पहला बॉडी का म्यू1 आपने माना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए म्यू1 इंटू एन। ऊपर बॉडी का इसी डायरेक्शन में जा रहा आपने कर लिया है म्यू2 इंटू एन, तो सर यहाँ पे भी म्यू2, यहाँ पे भी म्यू2, जबकि इसका डायरेक्शन आपने इधर लिया है।
डियर क्योंकि ये बॉडी तो यही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, ए और बी बॉडी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 ही है। अब ये ए बॉडी के केस में इधर जा रहा है, बी बॉडी के केस में इधर जा रहा है, लेकिन वो μ2 ही रहेगा, बस अंतर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन Na आ गया है और यहाँ पे N आ गया है, बस यही अंतर रहेगा। तो इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है और सॉल्यूशन करना है। उसके बाद वही सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल से आप निकालो सिंपल केस। तो चलो इस आपके सॉल्यूशन को अब इसको बताओ, और कितने बच्चे कर पाए जो देखे हैं वो बनाइए, और जो नहीं समझेंगे मैं इतना अच्छा से समझा दूंगा कि आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि सर ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखो आप समझो, यहां पे मैं केवल आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, है ना। इन सबसे क्या मैं क्या करना चाह रहा हूं, देखो इससे कितना क्लियर हो जाएगा। आप निकालना सीख जाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, आप निकालना सीख जाओगे फ्रिक्शन, क्योंकि हो सकता है इसका सिंपल आपको ये बोल दे कि ये मेरा इस तरह से बॉडी है और ये टेंशन टी लगा हुआ है और ये मेरा बॉडी इस तरह ए है, तो बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स क्या रहेगा, समझ गए। तो इससे कई सारा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन बनाया हूं कि इस क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन मेरा बन जाए, 5 से क्वेश्चन बन सकता। तो अगर आपको मैं कॉम्प्लेक्स बता दूं तो वो तो कर ही लोगे। जैसे याद करो जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था फोर्स सिस्टम, उसमें लेमिस थ्योरम कितना कॉम्प्लेक्स बताया था, है ना, ताकि आप अगर इजी टफ को कर लोगे तो इजी कर ही लोगे, इसीलिए ये सब मैं क्वेश्चन लिया हूं। चलिए बताइए, या फिर मैं आप लोग बोलो तो मैं इसको सोल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बताइए जल्दी बताइए। देखो देखो मैं इसको बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ईच एंड एवरीथिंग को ध्यान समझना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है जो समझ में आपको नहीं आएगा। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। देखो क्या कहा गया है, दो ब्लॉक है ए एंड बी जिसका वजन दिया गया 50 kg एंड 80 kg, ठीक है। तो 50 kg ए का दिया गया है और इसका दिया है 80 kg, ठीक है भाई, केजी करके दिया गया है। अच्छा, रिस्पेक्टिवली आर इक्विलिब्रियम इन दी पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। इन दी फिगर कैलकुलेट करना फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मूव दी लोअर ब्लॉक बी। तो कहा गया कि यहाँ पे कैलकुलेट करना पी फोर्स, ये पी फोर्स मेरा क्या रहेगा, इसको कैलकुलेट करो टू मूव दी लोअर ब्लॉक पी, ताकि बी ब्लॉक को पी से खींच सकते हैं, है ना। एंड टेंशन इन द केबल, और यहाँ पे क्या बोला कि आपका ए बॉडी में टेंशन भी आपको नजर आ रहा, ठीक है। तो कहा गया द टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस इज 0.3, मतलब यहाँ पे देखो दो जगह पे आएगा, एक जगह यहाँ आएगा म्यू का वैल्यू, यहाँ पे म्यू का वैल्यू, इसका भी वैल्यू 0.3 ही लेना है, एक जगह यहाँ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, इसके जगह में भी 0.3 ही लेना है, तो दोनों जगह में यही लेना है, समझ गए। अच्छा, अब इसको सर सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो एक काम करते हैं, वजन निकालते हैं, वेट। तो अगर मैं बात करता हूँ वेट पहला बॉडी का वेट निकालना, तो कैसे निकालोगे सर, वेट इक्वल टू यहाँ दिया मास, तो आपको पता वेट इक्वल टू क्या था, मास इंटू ग्रेविटी। तो क्या कर देंगे 50 इंटू 9.81 इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, 460 है ना, 490.5, और आपका यह आएगा किसमें, न्यूटन में कि किलो न्यूटन, केजी है तो न्यूटन में ही आएगा, तो न्यूटन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन में आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अच्छा, फिर डब्ल्यू बी का बात करेंगे, कितना दिया गया 80, तो 80 इंटू 9.81, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 784.8 न्यूटन। तो आपको दोनों का वजन निकल गया सर। नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, एक काम करो, सबसे पहले पहला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालो और देन सेकंड बॉडी का निकालेंगे। तो पहला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं, देखो कितना इजी तरीके से बना दूंगा, बहुत आपको लगेगा अच्छा सर इतना टफ नहीं है, लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ए में बॉडी यहाँ पे लिया, ए में बॉडी इसको लिया। अच्छा, ए बॉडी का देखो, एक तो आपका नीचे डायरेक्शन में मेरा वेट लेगा, तो ये रहा वेट डब्ल्यू ए, दूसरा इसके मेरा नॉर्मल रिएक्शन ले जाएगा, इसको मैं बोल देता R1, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये टेंशन फिलहाल अभी इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में सर मेरा टेंशन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा F इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू R1 लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन मेरा R1 है, बस यही ना। अब क्या करो, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल करो, सम ऑफ द वर्टिकल करो, बस खेल खत्म। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेता हूँ। तो सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रहा है बताओ, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल में अगर बात करूंगा तो एक था टी आ रहा है और म्यू R1 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, अगर मैं 0 कर देता हूँ तो सिंपल क्या करेंगे कि सर टी इक्वल टू म्यू इंटू R1, राइट, ये मैं पहला इक्वेशन करके डाल देता हूँ। अब उसके बाद मैं लेता सम ऑफ द वर्टिकल, सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू 0, वर्टिकल में क्या आ रहा है सर वर्टिकल में अगर देख रहा हूँ तो एक R आ रहा है
और आपका डब्ल्यू ए आ रहा, बस यही तो दो आ रहा, बस खेल खत्म। तो क्या करेंगे यहाँ पे सर R1 इक्वल टू डब्ल्यू ए, R1 इक्वल टू डब्ल्यू ए, यही तो आया, यही आया ना सर, बिल्कुल आया। अब देखो यहाँ R1 इक्वल टू डब्ल्यू आया, तो क्या R1 के जगह में डब्ल्यू नहीं वैल्यू पुट कर सकते, बिल्कुल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं, T इक्वल टू म्यू इंटू R1 के जगह में W1, तो डब्ल्यू ए सॉरी क्या करेंगे डब्ल्यू ए। अब दोनों वैल्यू आपको पता है, देखो T इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना दिया गया 0.3 हर केस में, तो 0.3 और डब्ल्यू ए हम लोग निकाले अभी 490, तो क्या आ गया 490.5, तो बस इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट 147.15 न्यूटन। तो देखो टेंशन पता चल गया। तो हो सकता है देखो इसे मैं कंबाइन करके ऐसा क्वेश्चन लिया हूं ना आप लोग के लिए, ताकि हर एक चीज, जैसे हो सकता है यहाँ पे केवल आपका कैसा क्वेश्चन देता मैं समझा रहा हूं कि इस तरह है, एक बॉडी मेरा ऐसा है एंड इस तरह टेबल टी कैंसर बंधा हुआ है, इसका वजन 50 kg है, तो बताइए इसका टेंशन कितना लगेगा, बस और इसका आपको बोलेगा कि कांटेक्ट जहां हो रहा है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, तो आपका आंसर निकल गया, बस ये काम बन गया। तो एक सेक्शन एक क्वेश्चन मतलब समझ लो बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन अभी मैं ऐड किया हूं ताकि एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बन जाए, तो पहला ये चीज निकल गया। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमको पूछा फोर्स कितना लग रहा उस चीज को, पुश का है ना, कितना पुल करेगा तो फोर्स लग रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप यहां तक क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी बॉडी की ओर जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू मेक दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी बी, है ना, बी बॉडी डायग्राम के बारे में बताते। चलो बी बॉडी बनाते हैं, तो एक सेकेंड, ठीक है, यहां बना लेते हैं, हमें इस जगह बना लेता हूं, ठीक है, इस जगह बना लेता हूं। देखो नेक्स्ट पेज में जा सकता हूं, नेक्स्ट पेज अगर जाएंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा समझने में, इसलिए मैं यही रखना चाहता हूं, इसी पेज में करना चाह रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग समझ जाओ। देखो बी बॉडी है, बी बॉडी में क्या, बस बी बॉडी को ध्यान से देखना, बी बॉडी समझ गए ना तो आपका बेड़ा पार हो गया। देखो सबसे पहले सर इसका वजन बताइए, तो वजन का बी का अगर मैं बात करता तो पहला सर इसका एक तो डब्ल्यू ए आएगा, ए बॉडी के केस में डब्ल्यू आ रहा, और फिर सर इसका वजन और एक रहेगा मेरा डब्ल्यू बी। तो पहली बात ये दोनों आएगा, कुल मिला के वेट दोनों जोड़ेंगे, वेट दोनों जोड़ेंगे नीचे में। अब रिएक्शन का बात करते हैं, तो रिएक्शन इसके लिए मैं ले लेता हूं R2, और ये R2 क्या है, W और W2 दोनों को बैलेंस कर रहा है, एक चीज क्लियर, अच्छा ठीक है सर। और क्या दिया है सर यहां पे मेरा एक दिया है इस तरह करके वेट जा रहा है, मतलब एक लोड लग रहा, पी लोड लग रहा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा सर 30 डिग्री का एंगल बना रहा। पहली बात इसको तो मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा, क्या कर, अच्छा एक सेकंड, कहां से है, पॉइंट से नहीं है ना, पॉइंट से नहीं है, क्या पता वो पॉइंट पे जाके मीट करेगा नहीं करेगा, इसलिए पॉइंट से नहीं ले सकता हूं फिलहाल, अभी यहां से दिया है ना, यहां से ही लेना पड़ेगा। तो पी रहा हॉरिजॉन्टल के साथ 30, तो इसको मैं रिजोल्व करूंगा एक ऊपर के तो और आपका इधर की ओर, तो ऊपर जो इधर आपका कॉस पड़ जाएगा, नहीं पी आ जाएगा कॉस 30 और ये आ जाएगा पी साइन 30, हो गया, ये भी के खेल खत्म। अच्छा सर और क्या सर, अब सर बात आता है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन पी बॉडी में देखो, इधर तो मेरा इधर लग रहा था कि टेंशन इधर था, तो इधर मेरा फ्रिक्शन लग रहा था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो मेरा पी बोर्ड इधर लग रहा, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि देखो बी बॉडी के ऊपर में भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और नीचे में भी है, दोनों में लगेगा, तो दोनों का अपोजिट इधर आएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वही बात है सर, नॉर्मल रिएक्शन R2 है, तो क्या आ जाएगा, म्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी म्यू आ जाएगा, तो म्यू इंटू R2। अब यहाँ पे म्यू इंटू R1 होगा, यहाँ पे म्यू इंटू R1 होगा, ये समझ आ रहा है किसी को, ये क्या होगा, म्यू इंटू R1 होगा। क्यों, देखो मेरी बात, बस इसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये लग रहा है ए बॉडी के चलते ना, इसलिए म्यू इंटू R1 यहाँ पे हो जाएगा, ए बॉडी के आ रहा है इसलिए म्यू R1, ये समझ गए। जब इतना आपको समझ में आ गया तो दैट्स इट, खत्म। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ द वर्टिकल, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या, ब्लैक में ले लेता हूं, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक काम करता हूं मैं हाईलाइट में बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रहा है ग्रीन कलर से। हॉरिजॉन्टल अगर मैं फोर्स देखता हूं तो देख सकते हो आपका ये एक आ रहा पहला, और क्या आ रहा, और एनीथिंग 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 एनीथिंग, ये आ रहा हॉरिजॉन्टल में, ये भी आएगा हॉरिजॉन्टल में सर, ये भी आएगा, बस ये 3 आ रहा है। तो बस करते हैं, जो भी एक तरफ जा रहा है उसको मैं पॉजिटिव लिख दूंगा एक साइड, और दूसरा साइड को सारे को उधर साइड कर दूंगा। तो एक साइड मेरा पी आ रहा है, तो लिखूंगा पे पी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू R1 इंटू R2 कर देंगे, सिंपल कि कॉमन आएगा म्यू, तो R1 इंटू R2, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, एक चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ वैल्यू यहाँ पे है, तो P का वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, है ना, तो P का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन cos 30 का वैल्यू मैं चाह तो निकाल सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 0.866 P इक्वल टू म्यू का वैल्यू मुझे पता है ना, म्यू का वैल्यू मुझे पता है
एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता R1, तो R1 का वैल्यू मुझे पता चल गया यहाँ पे W है, और W मुझे पता है कि कितना दिया गया है, W दिया गया 490, समझ गए। म्यू का वैल्यू देखो 0.3 कर दिया, और R1 का वैल्यू आपको क्या किसके बराबर है, देखो ध्यान से यहाँ पे हाईलाइट करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो R1 इक्वल टू W है, W आपको पता कितना है, W है 490.5। इस सब चीज वैल्यू एक बार देख लो, समझ लो, टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। 490.5। हाँ R2 मुझे नहीं पता है, R2 मुझे नहीं पता है, तो यहां से हम लोग आराम से R2 निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इससे आप लोग को R2 जो वैल्यू है वो कितना आएगा। एक सेकंड पहले इसको रख लेते हैं, अभी और एक इक्वेशन पहले बना लेते हैं। सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू 0 में कर देता हूं। अब वर्टिकल में क्या क्या आ जाता है उसको मैं दिखा रहा हूं आपको येलो कलर से। वर्टिकल में क्या क्या है, वर्टिकल में सर एक तो आ रहा है मेरा R2, एक सेकेंड हाईलाइटर ले लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं। एक तो आ रहा सर R2 मेरा वर्टिकल में, एक आ रहा P साइन थीटा, एक आ रहा आपका WB, यही तीन आ रहा, राइट। चलिए ठीक है, तो इसको अब लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग सर, दोनों को अप साइड लिखते हैं, यानी कि P साइन थीटा प्लस R2 इक्वल टू क्या रहा मेरा, अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है जो मैं छोड़ दिया यहाँ पे, ये वाला WA और WB दोनों तो जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको भी तो लेना पड़ेगा। तो WA प्लस WB वैल्यू पुट करो फटाफट। जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे क्या, साइन थीटा, ठीक है, P साइन थीटा, P साइन 30, ओहो क्या मैं कर रहा हूँ, P साइन 30 यहाँ पे लिखेंगे ना डियर, ये तो वैल्यू मुझे पता ही है, ये वैल्यू जब मुझे पता है कि ये 30 है इसका, है ना, तो P साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0.5 लेंगे इंटू P प्लस R2 मुझे नहीं पता है, W और WB ये दोनों मुझे पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11, है ना, यानी ये आ जाएगा कितना मेरा आ जाएगा, मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ 1275.3 आएगा। इतना मैंने कर दिया, ये दूसरा इक्वेशन में लिख दिया। अब देखो ये पहला इक्वेशन को देखो और दूसरा इक्वेशन को देखो, मैं हाईलाइट से आपको दिखा देता हूँ, है ना, येलो से। यहाँ देखो इससे भी मेरा R2 है और इससे भी मेरा R2 है, तो एक काम करो ना, सिंपल आप क्या करो, R2 का वैल्यू एक से निकालो और दूसरे को वैल्यू डाल देना। मैं बात आपको बता रहा हूं, आप बोलेंगे सर इतना कॉम्प्लेक्स आएगा, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, आपको इजी तरह, लेकिन ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, वैल्यू आपको कम दे देगा, है ना, वैल्यू को कम देगा, इजी दे देगा। तो R2 का वैल्यू यहां से निकाला और यहां पे मैंने डाल दिया, है ना, R2 का वैल्यू पूरा डाल दिया, और जिससे आपको यहां पे क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा आपको R2 का, क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है ना, R2 का वैल्यू यहाँ पे डाल देना, जिससे क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से P का वैल्यू आपको निकला, डायरेक्ट यहाँ से P का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो ना, इन दोनों को एक काम करो, R कट कर सकते हो, R चाहे तो दोनों को बैलेंस करके, जैसे हम लोग कटिंग नहीं करते हैं, इस तरह था ना कि 360, है ना, प्लस P इस तरह करके, तो कट करके P का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 521.4 न्यूटन। इस तरह से आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इस तरह से आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बताइए क्या ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को, कैसे निकाले कैसे नहीं, है ना, बस ये चीज की, ये दोनों का वैल्यू को इक्वेट करके इसको चाहे तो कट भी कर सकते हो, एज योर विश, है ना, R को कट हो जाएगा, P आपका बचेगा, उससे वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहां भी अननोन में बात करेंगे तो P है और R2 है, P है और R2 है, तो इक्वेट करके आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए बताइए यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो, एक बार मुझे कंफर्म करिए, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये एक यही एक आपका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आता है, ये तोड़ तोड़ के भी आ सकता है। इज इट क्लियर और नॉट, लेट मी कंफर्म। चलिए आगे बढ़ें, ये पी आपसे पूछा गया था, चाहे तो ऐसा भी आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन को कि P यहाँ पे R जितना दिया जाएगा उसको बैलेंस करके कट करते हैं ना भाई, ऐसे नहीं करते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपको पता ही है ना, और फिर यहाँ पे लेते इस तरह से, मान लो कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके यहाँ से बैलेंस करके निकालते हैं ना, उसी तरह करके निकालना है। किसको, मान लो 4 से इंटू कर देंगे, ये भी 4x आ जाएगा, ये भी 4 से इंटू हो जाएगा, और x खत्म हो जाएगा, यहाँ से y पता चल जाएगा, फिर y हमको निकाल के फिर x निकालना है, यहाँ तो ओनली मेरे मुझे p निकालना है, तो r कट जाएगा, चलेगा, इस तरह से आप निकाल सकते हो। मेन है चीज बाकी समझना, है ना, इक्वेट तो करना वो अलग बात है, तो दैट इज द पॉइंट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हो गया था, ये भी हो गया था,
ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या बात है आप लोग सब कि कोई बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? समझ आया ना, नहीं आया, कुछ भी हुआ बताइए मेरे को। देखो फ्रिक्शन में जो है ना, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छा अच्छा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। डरने से नहीं होगा, आप लोग को बनाना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्या बात है, कमेंट चल क्यों नहीं रहा, कमेंट आ नहीं रहा, या फिर आप लोग कर नहीं रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड में इसमें भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन तो आ रहा है। ओके ओके ओके, इस डिवाइस में ना कमेंट चल ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा आप लोगों का कमेंट आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है सर। सो सॉरी सो सॉरी, क्लियर हो गया। और किसी को अजय अजय बोल रहे थे, यस सर क्लियर, यस सर, हाँ ठीक 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 है ठीक है डियर, सबको समझ में आ गया ना, बढ़िया बात है। चलिए इस क्वेश्चन को और आ जाइए, इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा आंसर डियर। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये फ़ोन, सर मेरा कमेंट नहीं ले पाए, सॉरी डियर। बेसिकली मैं दो और एक डिवाइस, देखो मैं आप लोग के लिए दो कमेंट बॉक्स खोला हूँ, एक कभी कभी नहीं देखो इसमें ना बढ़ ही नहीं रहा है, इसको ध्यान दो, ये ना कभी सी पड़ा हुआ उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ा है, और मैं यहाँ पे बार बार देख रहा था आपका, है ना, तो मुझे लग रहा कि भाई आपका कमेंट क्यों नहीं जा रहा है। जब मैं दूसरा डिवाइस में खोल के देखा तब पता चला कि आप लोग कमेंट कब से करे जा रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, आगे देखेंगे। समझ आ गया ना डियर सुलभ शक्ति सर, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी बी अरे इज अपवर्ड। अच्छा ठीक है, मैं आपका डाउट भी ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद आपका डाउट लेता हूँ। सर नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी बी, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या आप बोल रहे थे। नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी बी, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी बी, ऑन बॉडी बी 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 बी, हाँ ठीक है, इज आर ए एंड आर बी इज, हाँ हाँ नहीं आर ए और आर बी नहीं, ये आर टू है ना, ये दोनों वेट को बैलेंस कर रहा है ना, आर ए और आर बी, जैसे आर ए और आर बी, हाँ बोल सकते हो दोनों, हाँ वही बात है ना डियर, मैं आपको पहले बोल दिया कि आर टू जो यहाँ पे है ना, ये आर टू मेरा वेट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस आपका वेट ऑफ बी को बैलेंस कर रहा है, तो दोनों बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वेट को ही बैलेंस करके लगता है, तो आप बोल सकते हो कि आर ए और आर बी है ना, वो चीज आपका रिएक्शन है। हाँ या बोल सकते हो कि आर टू इक्वल टू आर ए प्लस आर बी है ना, लेकिन आप ये वाला आर ए को मत जोड़ देना, आर वन को मत जोड़ना, दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है, समझ गए। चलिए ओके, तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 500 न्यूटन। इस फ़ोन में क्या हो गया समझ ही नहीं मुझे आ रहा, कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं कनेक्टिविटी इसमें चेक कर रहा था। खैर तो यहाँ पे आंसर आप लोग का कितना आ रहा है, 500 है ना, तो 500 ही इसका आना चाहिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूँ, और देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं था। देखो ये आपका कैसा क्वेश्चन है पता है, जो नहीं होता कि 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, समझे। देखो इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया था, ध्यान से समझना। कहा गया है मेरा एक बॉक्स है जिसका वजन है मेरा 1000 न्यूटन का, ठीक है, तो एक मेरा बॉक्स मैं ले लेता हूँ जिसका वजन कितना है मेरा 1000 न्यूटन का, इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रखा हुआ है, चलिए ठीक है ये मेरा ग्राउंड पे रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड इज, यहाँ पे इसका म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, म्यू का वैल्यू दिया 0.5। व्हेन बॉक्स इज पुल्ड बाय अ 100 न्यूटन हॉरिजेंटल फोर्स, एक कोई हॉरिजेंटल फोर्स है जो मेरा लग रहा है कितना का 100 न्यूटन का ना, हाँ लग रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड एट द इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मीन्स क्या होता है, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी जस्ट अबाउट टू मतलब क्या बोल रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में बोल रहा फ्रिक्शनल फोर्स मेरा क्या डेवलप होगा, तो आपको यहाँ पे ये चीज निकालना, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा ये आपको चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू, एफ इधर लगेगा ऑब्वियसली बात है, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू इंटू एन, यही आपको कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा इसको भाई साहब मुझे पता है एफ इक्वल टू क्या हो जाता है म्यू इंटू एन, यही तो है, यू म्यू आपका दिया गया इतना है, और आपका अगर बात करेंगे एन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट, क्या लगेगा इधर नॉर्मल लगेगा, तो ये नॉर्मल इसी को तो बैलेंस कर रहा है, कहानी खत्म है, तो क्या आ जाएगा नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, एल इक्वल टू आपका एन इक्वल टू 1000 ही तो है, 1000 ही तो है, तो आपका 1000 कर देंगे, और पॉइंट आएगा नीचे आएगा, ये कटेगा 1 0 0 कट जाएगा 5 0 0 यानी
इतना न्यूटन, तो 500 न्यूटन आ गया आंसर। ठीक है, सारे बच्चों को समझ आ गया जो 100 बोल रहे थे कुछ, सॉरी 100 होगा। 100 क्यों होगा आदित्य? सर इफ एफ इज लेस देन एफ मैक्स देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ अप्लाइड। इफ एफ इज लेस देन एफ मैक्स, हाँ ठीक है, एफ अगर मैक्सिमम से कम है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना है। तब अगर आप बोल रहे हो कि एफ मैक्सिमम से कम है, एफ मैक्सिमम से कम है, तब तो फ्रिक्शनल फोर्स का अगर बात करा जाए, है ना, तो वो आप किससे कंपेयर कर रहे हो धीरज? बिकॉज सर क्योंकि लिमिटिंग फोर्स में 500 न्यूटन होगा पर 100। एफ लिमिट से, अच्छा आप लोग बोल रहे हो क्योंकि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसलिए ना, जस्ट अबाउट टू मूव 100 न्यूटन होगा, लेकिन नहीं इस केस के मेरा तो यही आ रहा है डियर, है ना, इस केस में आपका यही आ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स डेवलप, हम समझ गए आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो, आप मैं समझ रहा हूँ, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ। When the body is pulled by the 100 horizontal force, the frictional force developed between the box and ground at impending motion is, हाँ ठीक है, अगर इस बोर्ड को ध्यान में रखा जाए ना तो ये आपका होना चाहिए उसके बराबर, दैट्स करेक्ट। क्योंकि इस केस में ये मोशन इधर आपका कर जाएगा। या फिर मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई गलती है, इस क्वेश्चन में कुछ तो छूट रहा है। अगर ये 500 न्यूटन होता, क्योंकि ये ESE 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका डी था, लेकिन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में समथिंग इज मिसिंग। यस यस, चलिए ठीक है। हाँ हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपका ये है, तो अगर ये बोल रहा है इम्पेंडिंग मोशन, देन आपका आंसर सी होना चाहिए उस केस में। वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में समथिंग इज मिसिंग, अप्लाइड लोड इज लेस देन लिमिटिंग। यहाँ पे देखो जो मेरा फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू आया वो 500 का है, राइट, और यहाँ पे आया 100 का। इट मीन्स अभी क्या है, अभी मेरा स्टेटिक कंडीशन पे है, राइट, स्टेटिक कंडीशन पे। और ये जो मुझे मिला है, ये मुझे क्या मिला है, मैक्सिमम मिला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू मिला है। फ्रिक्शन फोर्स जो मुझे मिला मैक्सिमम मिला 100 500 का, मतलब कि, मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मेरा लोड 500 न्यूटन लगता तो मेरा क्या होता, उससे ज़्यादा लगता तब ये बॉडी मोशन कर सकता था, तब ये बॉडी मेरा मोशन कर सकता। देखो ऐसा ना ये 500 भी होगा, यस, देखो एक दूसरा नज़रिया देखो आप लोग, देखो क्या है ना, मैं आप लोग को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ, यस वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो आप लोग के नज़रिए से मैं सोचने लगता हूँ कि आप लोग अगर 100 बोल रहे होंगे तो सारे स्टूडेंट भाई सारे के सारे बच्चे अच्छे पढ़े होंगे, है ना, बीटेक किए एमटेक किए, तो मैं आप लोग को बहुत सीरियसली नहीं लगता हूँ, लेकिन दूसरे नज़रिए को मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। जब मैं अच्छा से ध्यान दिया तो मुझे लगा ऐसा बात नहीं है, अगर ESE वाला जो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वो अगर ऑप्शन डी लगाई है तो डी ही होगा। आप समझ गए क्यों होगा, इस नज़रिए आप देख रहे हो कि नहीं, देखो मेरा बात समझना, आप समझना पहले बात फिर बताना कि सर होगा या नहीं होगा। देखो क्या बोला गया है,
यहाँ बोला फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड एंड द इंपेंडिंग मोशन में कितना होगा। तो यहां से मुझे पता चला कि सर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि ये मेरा मिला एफ मैक्सिमम, तो कितना मुझे मिला 500 न्यूटन मिला। अब फिलहाल क्या बोल रहा है कि बॉडी अभी मेरा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मेरा ये नहीं बोल रहा कि इतना लग रहा है, ये बोल रहा है इंपेंडिंग मोशन में इतना वैल्यू आएगा। यानी अगर इस बॉडी को उस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक जाएगा तो इस न्यूटन 500 तक जाना पड़ेगा। फिर अगर इसको मोशन करवाना है तो जरूरी नहीं कि इधर का मोशन कर जाएगा, ये भी तो हो सकता है। ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इतना लगा सकता है, ये मोशन नहीं कर रहा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आप समझो ये पत्थर है कोई, और इसका मैं निकालना चाह रहा हूं कि बताओ इसको खींचने के लिए कितना मैं लगाना चाहूंगा फोर्स। कोई अगर बोले कि बताइए सर ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं खींचना चाहूंगा, कितना लगाऊंगा फोर्स। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स से पता चलेगा सर इस बॉडी का फ्रिक्शनल जो फोर्स है ना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो मेरा है 500 न्यूटन। अगर मैं न्यूटन में अगर दिया गया तो हाँ इतना है सर। तो सर इससे मुझे ज्यादा लगना पड़ेगा, इस पॉइंट तक अगर लगाएंगे सर तो ये रुका हुआ रहेगा। इस पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो गया, कोई ऐसा मशीन है या कोई एकदम हेल्दी इंसान है जो 501 न्यूटन भी लगा लेगा सर, तो बॉडी मेरा मूव कर जाएगा। यही तो कहना चाह रहा, तो एक्चुअल में यही आंसर होगा। वही बोला जा रहा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप करेगा, समझ गए? तो आंसर इसका 500 ही होगा। वही तो बात है ना डियर। ठीक है, चलिए देखो आप लोग थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। मैं आप लोग को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आप लोग की चीजों को बहुत ध्यान देता हूं, आप लोग की बातों का ना, आप लोग की बातों को मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। आप लोग अगर कोई चीज बोल देते हैं ना सर ये आंसर होगा, तो मैं आप लोग की तरह सोचने लगता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल रहे हो तो सोच समझ के बोल रहे होंगे, है ना। तो आप लोग भी पहले बोलने लगे 100 100 100 100, तो मैं सोचने लगा कि सर कुछ ना कुछ सर मेडीजी में दिया है, अच्छा मेडीजी में दिया 100, लेकिन नहीं ये 100 नहीं होगा डियर, ये 500 होगा। मैं श्योर हूं, ये 100 500 नहीं होगा, ये आप पक्का 100% बता रहा हूं। मैं आपको समझाया ना क्यों होगा, आप समझ गए ना सुलभ शक्ति क्यों होगा 500 में, आपको रीजन समझाया ना। ये पता करना चाह रहा है इस बॉक्स का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा जब तक ये बॉडी मूव नहीं करने देगा, तब तक का फोर्स बताया जा रहा है। अभी भले 100 लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, पत्थर का 100 लगा, कोई बच्चा खींच रहा है 100 न्यूटन, कोई हेल्दी इंसान ही 100 न्यूटन का लगा रहा, नहीं हो पाएगा कुछ, 500 होगा। समझ गए? इज इट क्लियर? इंपेंडिंग फोर्स मतलब वही वाला डियर, टेंस टू मूव, है ना, बॉडी जस्ट टेंस टू मूव, मतलब वही बात कर रहा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगाता है उसके बाद मेरा क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा भी ज्यादा लगाओगे तो बॉडी मोशन का जाएगा, वही बात कर रहा है, उसी का मतलब इंपेंडिंग मोशन। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहस अगर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बहस करना इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, डिबेट करना बहुत अच्छी बात है। लॉजिकल आपने किया था, लॉजिकल मैंने बात किया, तो उसमें उस बात में भी हो सकता, मुझे उस एक टाइम पीरियड के लिए लगा कि हाँ भाई ये बात भी हो सकता है, क्योंकि ये बोल रखा है मैक्सिमम फ्रिक्शन तो इक्वल करेगा, बॉडी मोशन नहीं करेगा, लेकिन वो उस बात का बात नहीं कर रहा था, वो करंट सिचुएशन का बात नहीं कर रहा, हाइपोथेटिकल लिया अगर होगा तो क्या होगा, है ना। अगर बॉडी को कोई मूव कराना चाहे तो बताइए इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, ये कंडीशन पूछा गया था। यस धीरज, चलिए अब ये क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप सभी बच्चों में ही 100 आ रहा था ना सर, बीपीएससी ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता है डियर, इसी में करवा रहा हूं, है ना, मुझे पता आप क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो टफ क्वेश्चन नहीं था, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, वही थियोरेटिकल है, आप चीजों को कैसे समझ रहे हो कैसे लेते हो वही वाला बात है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। अब ये लेडर का क्वेश्चन है, एक लेडर का क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं, ये भी आपका एएससी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, एएससी 2018 का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। चलो फाइनली ये कमेंट दिखने लगा। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह के 6 क्वेश्चन डिलीट हुआ था, क्यों डियर डिलीट क्यों हुआ था? शायद इसी तरह का कुछ एरर दिया होगा, और क्या, है ना, वो लोग कुछ लिखता है कुछ बोलता है,
ये मैं देखा हूँ कई सारा अच्छे अच्छे एग्जाम में, खासकर पता नहीं जानबूझ के करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं समझ नहीं आता। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, जिसमें बच्चे उसके लिए बहुत मेहनत करते हुए हट दिया जाता है। अब ये सोच के तो आप नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो कि हटा दिया जाएगा, है ना, आपको तो करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा ये बताओ, मैं बनाना स्टार्ट करूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, इसके बाद जो लेटर वाला क्वेश्चन आएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। तो क्या कहा गया, 13 मीटर लॉन्ग आपका लेडर है। तो एक मेरा कोई लेडर है, पहली बात तो मैं बना ले, लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है। इस बार वर्टिकल वॉल जो लिया गया स्मूथ लिया गया है, यानी वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जहां भी स्मूथ बोल दिया, यहाँ पे फ्रिक्शन को आपको नहीं लेना, खत्म बात। विथ इट्स लोअर एंड 5 मीटर फ्रॉम दी वॉल, अच्छा मतलब ये कहा गया कि वॉल से 5 मीटर, ये कुछ 5 मीटर में जाके इस तरह है, 5 मीटर में जा रहा है, यहां तक आपका लेडर है, कुछ आपका कुछ ऐसा है, 5 मीटर जाके लेडर है। दिस इज माई लेडर। इसका लेंथ दिया गया था ना, हाँ 13 दिया गया था, तो 13 मीटर का लेडर था। एंड 5 मीटर दिया गया था लोअर एंड से, हॉरिजॉन्टल में आपका है, क्लियर है, ठीक है। एंड फिर कहा गया व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर। अच्छा देखो ये ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आता है, जहां पे टच करता है ना। कहाँ बोल रहा, लेडर एंड दी फ्लोर, लेडर एंड दी फ्लोर, ये आपका फ्लोर है, इधर आपका क्या फ्लोर है, फ्लोर है, ये तो वॉल हो गया। तो यहां पे पूछा गया था इस पॉइंट पे बताइए मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। एंड सो दैट द लेडर रिमेनिंग इक्विलिब्रियम, ताकि मेरा अभी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, मतलब ऐसे करके फिसल के गिर ना जाए, है ना, इधर आपका मोशन ना कर जाए, इधर मोशन ना कर जाए, उसके लिए बोला गया कि बता इक्विलिब्रियम कंडीशन रहने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लगाना पड़ेगा। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए यहां पे आंसर आने लगा है। ओके तो यहां पे आंसर आ रहा बी, है ना, बी आ रहा, धीरज बोल रहे हैं। फिर 5/12, इसको करके बताओ कितना आएगा डियर आदित्य। देखो आप 5/12 नहीं आएगा, आप सही जा रहे हो, आपने थोड़ा गलती करा है, ठीक है। और हाँ इसके अलावा आंसर आया था धीरज का, धीरज सुलभ शक्ति आप लोग भी गलत कर रहे हो, बी नहीं होगा आंसर। चलो मैं एक चीज हिंट दे दिया, बी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर बी नहीं होगा, ये श्योर है। नहीं तो या तो मैं गलत बनाया हूं इस हिसाब से, इस हिसाब से मैं गलत बनाया हूं। चलो ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूं आखिर इसका आंसर आप लोग के सामने। चलिए ये हो गया कि इक्वेशन। अच्छा जो जो चीज़ हम लोग को पता वो चीज़ फटाफट करते हैं। सर पहली बात यहाँ पे ये तो स्मूथ बोल दिया, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लेना नहीं है, तो यहाँ पे तो छोड़ ही दो, इसको मैं ए बोल लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन लेगा सर, बिल्कुल लेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में लेगा, बिल्कुल सर अपवर्ड डायरेक्शन में लेगा। नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। और इसको मैं आर भी बोल लेता हूँ, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। चलो इसको मैं 1 मान लेता है इसको, और इधर मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैं R2 बोल लेता हूँ। 2 हो गया। और क्या लेना है सर इधर तो फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि स्मूथ नहीं बोला है, ये स्मूथ आपका नहीं है, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अगर मोशन इधर करेगा, इधर अगर आपका मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में सर लगेगा। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, म्यू इंटू R1, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू R1 लगेगा। अच्छा और कोई चीज़ है जो निकालना है, और कोई चीज़ है यहाँ पे दिया गया। अच्छा यहाँ पे तो चलो मैं बोल देता हूँ फ्रिक्शन यहाँ पे सर 0 है, वाई बिकॉज ये सर दिया है मेरा स्मूथ वॉल, स्मूथ वॉल दिया है, ठीक है। अच्छा और क्या है सर, इसका हाइट कैसे निकालेंगे, ये 13 दिया है, ये 5 दिया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यहाँ निकाल हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर का निकालना, तो क्या करेंगे सर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, इस तरह करोगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 25 1, अच्छा यानी 12, क्या निकल जाएगा 12, तो ये मेरा निकल जाएगा 12, है ना, 12 मीटर आपका क्या होगा, इसका हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, हाइट यहाँ तक हो गया। चलिए ये चीज़ निकल गया, ये चीज़ निकल गया। इसका वेट लेंगे सेंटर से, वेट कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि मेरा W लगेगा। इसका लेंथ दिया 12, इसका एकदम बीच में होता है ना, बीच में होता कहीं ना कहीं, तो बीच में अगर ये चीज़ मेरा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, बीच में अगर आ रहा है, तो इधर आपका क्या लेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे 2.5, अभी मोमेंट निकालने के लिए काम आएगा। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2.5, ये चीज़ आ जाएगा, समझ गए। अच्छा यहाँ से अगर जरूरत पड़ेगा मेरा, तो ये आधा में अगर लग रहा है, तो 13 का क्या आएगा 7/5 आ जाएगा, है ना, नहीं एक सेकंड, 6/5 आएगा ना, 6/5 मीटर यहाँ से आ जाएगा।
अगर जरूरत पड़ा तो मैं सब कुछ वो करके दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये रहा मेरा, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, देखते हैं अभी, एक सेकंड थोड़ा मैं आप लोग का कमेंट तो देख लूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। आप लोग पहले देखो मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर मैं आप लोग का कमेंट देखूंगा, ठीक है। मैं आप लोग को टाइम दिया ना, देखो अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल सम ऑफ दी वर्टिकल का इशू एक केस देख लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सम ऑफ दी वर्टिकल इक्वल टू 0, वर्टिकल में क्या क्या आ रहा है बताओ एक बारी। वर्टिकल में अगर मैं बात करता हूँ सर, तो वर्टिकल में एक तो W आ रहा है और सर मेरा एक R1 आ रहा है, यही तो दो है, और कोई है नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, एक सेकंड सर, मुझे मिला W इक्वल टू R1, एक ये चीज़ मेरे को मिला, ठीक है ठीक है। सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू देख लेता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रहा है सर, हॉरिजॉन्टल में थोड़ा बात कर लेता हूं मैं। ओहो, हाईलाइटर में लेना चाह रहा हूं, बार बार कुछ और लिया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल में सर एक तो आ रहा है आपका R2, है ना, एक आ रहा है आपका R2 और एक आ रहा है आपका म्यू R1, ये दो चीज़ आ रहा है। एनीथिंग एल्स? और तो सर यहाँ कोई मुझे देखने को नहीं मिला है, राइट। कोई छूट तो नहीं रहा ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि कुछ गलती तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, R2 इक्वल टू आ जाएगा मेरा म्यू इंटू R1, ठीक है, म्यू इंटू R1। R1 इक्वल टू डब्लू मुझे निकल चुका है, तो चाहे तो मैं कर सकता हूँ कि R2 इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू, ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे पता चल गया। अब डायरेक्ट मैं करूँगा क्या, मोमेंट लूँगा, है ना, टेकिंग मोमेंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट, किसके अबाउट लूँगा, चलो ए के अबाउट ले लेता हूँ, इसके अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मोमेंट कैसे निकाला जाता है आप सबको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना भी फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। जैसे सबसे पहले डब्ल्यू का निकाल रहे हैं, तो डब्ल्यू हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट, ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे, ध्यान दो आप, ध्यान दो आप, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2.5 है, 2.5 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा इस तरह से करेंगे मैं, डब्ल्यू इंटू 2.5, ठीक है। और एक देखो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको मैं पॉजिटिव लूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्लियर यहाँ से हो गया, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट फोर्स की ओर। फिर डब्ल्यू के बाद हम लोग क्या ले सकते हैं सर, R1 यहाँ पे है, R1 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सर ये तो पूरा मेरा 5 दिया गया यहाँ से, है ना। और ये मेरा क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है, ये मेरा एंटी क्लॉक घूमेगा, तो एंटी क्लॉक घूमेगा, इसमें इसको हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, तो इसका मैं क्या लूंगा यहाँ पे, ले लूंगा यहाँ पे क्या, माइनस R1 इंटू 5, माइनस, समझ गए। अच्छा, इसके अलावा और कोई है, हाँ म्यू म्यू यहाँ पे है, म्यू R1, तो म्यू R1 फोर्स एक, तो म्यू R1 फोर्स ये मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे चल रहा है, तो क्लॉकवाइज यानी इसको भी हम लोग क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लूंगा, प्लस लूंगा म्यू R1, है ना, इंटू डिस्टेंस कितना 12 ले लेंगे इस बारी, इंटू ले लेंगे 12, बस यही तो आ रहा है, और कोई फोर्स तो यहाँ पे नहीं है, बाकी ये R2 तो यही आपका डिस्टेंस है, तो जीरो हो जाएगा, इसको तो जीरो खत्म कर दो। अच्छा, इतना मेरे को पता चल गया। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे W है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, लिखता हूँ W इंटू 2.5, R1 इक्वल टू मुझे पता चल गया कि R1 इक्वल टू डब्लू है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा क्या, W माइनस W इंटू 5 और प्लस म्यू R1, है ना, तो म्यू R1 के जगह में भी क्या पढ़ सकता हूँ, म्यू R1 के जगह में, हाँ ठीक है, म्यू इंटू R1 के जगह में फिर से W वैल्यू पुट कर दिया, इंटू 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, W को कॉमन लेके इसको कट कर सकता हूँ, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2.5 माइनस 5, है ना, एंड प्लस म्यू इंटू 12 इक्वल टू 0, है ना, म्यू इंटू 12 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2.5 प्लस, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगर जोड़ता हूँ तो -2.5 आएगा, राइट, प्लस आ जाएगा म्यू इंटू 12 इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा इधर चल जाएगा तो +2.5 आ जाएगा अपन 12, तो म्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे लगभग 0.2083। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आपको आ जाएगा अप्रॉक्स 2.21 के आसपास, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये मेरा आ रहा था, मैं यहाँ से बहुत अच्छी तरह से चेक कर करके देखा, मुझे तो कहीं भी गलत नहीं लगा। आप लोग बताओ कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा है। मैं पूरा फ्रेश करके बनाया, शुरू से करा है। 0.21, तो 0.21 आदित्य राज का आया है ना, वेरी गुड। हाँ हाँ, डियोक लाइव का भी आया है। कुछ बच्चे बी बोल रहे थे तो मैं थोड़ा सा सिर्फ फिर से शुरू से बनाया, हर एक चीज को ध्यान रख के बनाया, आंसर तो बिल्कुल वही आ रहा बार बार। R1 इज W, कैसे R1 या W निकाले ना भाई, ये देखो सम ऑफ द, जब वर्टिकल किए थे तो W इक्वल टू R1 नहीं आया था, ये रहा मेरा। देखो जब आप देखोगे, देखो ग्रीन वाला जो लिया है ये क्या है, ग्रीन वाला सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस है, ये मेरा वर्टिकल है, वर्टिकल है। एक बार जा रहा ऊपर डायरेक्शन तरफ, एक जा रहा नीचे की ओर, तो R1 इक्वल टू W आ गया, है ना। और ये अगर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में R2 आपका इधर जा रहा है, एक जा रहा आपका म्यू R1 इधर जा रहा है, इसलिए इक्वल कर दिए। क्लियर हो गया, सभी को समझ आया। देखो ये सभी में एक बार टाइम लगेगा। यहाँ पे आप लोग, गुड क्वेश्चन, यस यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पता है ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग ये अगर ये सोचोगे सर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ये गलतफहमी में मत रहना, ये गलतफहमी में मत रहना, इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा। यहाँ पे मैं आपको टाइम ले लेके हर एक चीज को, जैसे आप लोग आंसर कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, पता है क्या आंसर कर रहे थे, 5/12। अच्छा 5/12 बेसिकली आता क्यों है, 5/12 कितना आ रहा है, एक सेकंड, सब 5/12 5/12 कर रहे हैं, 5/12 एक्चुअल में आता क्या है, अच्छा 0.41 आ रहा, वही मुझे लगा। और कुछ बच्चे बोल रहे बी 0.25, तो मुझे लगा भाई आप में ही गलत हो सकता हूं, तो मैं फिर से एकदम ध्यान दे के हर एक चीज करा, एकदम यही आंसर आ रहा तब भी, यानी आंसर यही करेक्ट है। चलिए समझे मेरी बात, समझ गए। चलो यहाँ पे पता नहीं, इसमें कमेंट वाले में ना दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे ये फोन को मुझे यहाँ पे वीडियो चल रहा है लेकिन कमेंट ही नहीं दिख रहा, जाने दो। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए। देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चे टिक गए, इस क्वेश्चन को जो बच्चे बना गए, वो इस तरह का क्वेश्चन निकाले। इस तरह का जब भी सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा ना, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाए, कितने बच्चे बना सकते हैं इसको बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे भी, ये भी आपका वही 10-15 सेकंड का बनाने वाला क्वेश्चन है। बस अंतर ये है कि आप किस तरह से अप्रोच करते हो क्वेश्चन को और कैसे डील करते हो। जल्दी समझ गए, जल्दी बन गया, अगर आप टाइम लिए तो टाइम लग गया। मैं तो फिर टाइम लूंगा ही, समझा के बताऊंगा, लेकिन आप लोग बताओ। ए आ रहा है, वेरी गुड, ए आ रहा, वेरी गुड। अगर आप कॉन्फिडेंट से बनाए हो चंदन तो बिल्कुल सही है। 5/24 ये पहले का बता रहे थे ना। हाँ 5/24 ये सही आ रहा था पहले वाले क्वेश्चन का। चलिए ए आ रहा ना यहाँ पे, ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, चंदन, धीरज, अजय, यस वेरी नाइस। चलो अब इस क्वेश्चन को बाकी के लिए बताते हैं, है ना, बाकी के लिए बनाते हैं। कुछ बच्चे तो बना गए, जो बच्चे नहीं आ रहे, जो नहीं बन रहा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देखो। देखो कहा गया एक बॉडी है मेरा जिसका वजन है 50 न्यूटन, स्किप्ड ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। तो एक एंगल क्या है, एंगल है मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसके ऊपर मेरा बॉडी रखा हुआ। देखो ध्यान से क्या बोला, एक बॉडी जिसका वजन कितना 50 न्यूटन का, स्किप्ड ऑन अ प्लेन, प्लेन के ऊपर रखा गया उस बॉडी को, इंक्लाइंड जो कि इंक्लाइंड है, तो यही तो बॉडी बोला है,
यहाँ पे आपका इसी का वजन दिया गया 50 न्यूटन, समझे, ये जो बॉडी मेरा है इसका वजन, और वजन किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 50 न्यूटन का। क्लियर, 30 एंगल हॉरिजॉन्टल बना रहा है। इफ द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इफ इज इन, अच्छा बोल रहा कि ये मेरा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो एंगल है वो उस एंगल पे है जिससे एंगल थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो मेरा नीचे गिर जाएगा। कुछ मेरा ऐसा है, ऐसा अगर मैं फोन के ऊपर इस माचिस को रखता हूं, अगर आप लोग को दिख रहा है तो, है ना, ऐसे मैं रखता हूं और अभी कुछ मेरा ऐसा है, ऐसा अगर थोड़ा सा भी फिर बढ़ाते हैं तो गिर जाता है, तो वही हो गया ना लिमिटिंग। तो कहा गया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो उस समय बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा। तो बस चलिए फटाफट इसको करते हैं। पहली बात नॉर्मल रिएक्शन मेरा लगेगा इस डायरेक्शन पे, है ना, वेट का, तो वेट को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा इधर, तो इधर कैसे करेंगे, अगर इसका 30 दिया गया तो ये भी तो 30 हो जाएगा, ये तो बताने का जरूरत नहीं है 30, तो क्या आ जाएगा ये 50 cos 30, है ना, और इसको बैलेंस करेगा मेरा नॉर्मल, एंड इधर ऑब्वियसली बात है मेरा बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है ऑब्वियसली बात है ना, क्या कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब नीचे गिरने को है, गिरने को है, तो इधर कुछ मेरा लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 50 sin 30, और इधर मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि म्यू, अच्छा अच्छा यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा गया ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा इसको बहुत अच्छी तरीके से और एक तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं। एक आपको तरीका मैं बताया था, याद है क्या, कोई बच्चे को अगर याद है कि म्यू इक्वल टू टेन थीटा, ये चीज़ याद है, मैंने कहा था जब लिमिटिव फ्रिक्शन में रहे तो ये लेके चलना है, जहाँ पे म्यू आपको पूछा गया था, राइट, तो म्यू इक्वल टू 10 और थीटा 30 है, खत्म खेल, तो 10 30 इक्वल टू 1/√3 आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको फॉर्मूला बता रखा हूँ, अगर आप थ्योरी देखे होंगे ना तो ये वाला चीज़ मैं आपको बताया था, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के केस में जो मेरा रिलेशन होता है वो म्यू इक्वल टू 10 थीटा होता है, वेयर म्यू जो होता है ये होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बताया आप लोग को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और थीटा क्या हो जाता है, ये हम लोग लेते हैं इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल लेते हैं, और ये जब मेरा जब मूव करने लगता है उस लिमिटिंग फोर्स में ये थीटा जो होता है ना वो मतलब इसको हम लोग लेके चले थे क्या, आपको अल्फा लेके चले थे, तो अल्फा इक्वल टू आ गया था मेरा क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है ना कब, जब तक मेरा बॉडी जो है, जैसे मान लो अभी मेरा एंगल है कुछ इस तरह बना रहा है, एंगल ऐसे बना रहा है लेकिन नहीं जा रहा है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन जैसे मूव करने लगा तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब उस मैक्सिमम पॉइंट तक, तो उसके वो उस पॉइंट पे उसको एंगल ऑफ रिपोज मेरा हो जाता है, ये कंडीशन में आपको बताया था, है ना, उस तरह से हम लोग, लेकिन 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 अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाना, दूसरा तरीका से बना रहे हैं मैं, चलो दूसरा भी तरीका बता रहे हैं, चलो ये सब अभी खत्म करो फिलहाल, ये तो शॉर्ट तरीका है, लेकिन कोई बच्चा अगर इस चीज़ को याद नहीं रखता है और थोड़ा सा वो अप्रोच करता दूसरा तरीके से बनाने का ट्राई करता है, तो फिर आप बोलेंगे सर कैसे बनाएंगे वो भी मेरे को बता दो, देखो, है ना, ठीक है, देखो तो क्या करेंगे सर, मैं बैलेंस करूंगा ये F इक्वल टू नॉर्मल फोर्स जो यहां लग रहा है ना, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू आपका क्या रहा 50 sin 30, बैलेंस करूंगा, बिल्कुल सर बैलेंस करूंगा, और यहां से मेरा अगर बात करा जाए तो 1/2 यानी 25 आएगा, तो म्यू वन इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, और यहां से म्यू का वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा मुझे सर 25/n, क्या मिल जाएगा 25/n मिल जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक बिल्कुल मेरा क्लियर है, यहां तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नाउ अब मैं यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे क्या, इस वाले को देखता हूँ n इक्वल टू करता हूँ ना, तो अगर मैं n ऊपर वाले देखता हूँ नॉर्मल इक्वल टू, तो नॉर्मल इक्वल n इक्वल टू क्या आ जाता है 50 cos 30, समझ गए 50 cos 30। अच्छा एक सेकंड यहाँ निकालने का भी जरूरत नहीं था, चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहीं रहने दो, एक आप गया ये आ गया आपका ये आ गया, है ना, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों को मैं इक्विलिब्रियम कर सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर रख दिया, जैसे म्यू इक्वल टू यहाँ पे निकाला ना, तो 50 sin थीटा, और यहाँ पे नीचे में कर दिया क्या 50 cos थीटा, है ना, 50 sin थीटा बटा 50 cos थीटा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे n था तो n कट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा, बात एक ही है, देखो tan थीटा यहाँ पे आ गया, 50 क्यों मैं बोल दिया भाई, थीटा का वैल्यू तो 30 ही रहेगा ना, हाँ tan 30, तो फिर भी आपका 1/√3 आ जाएगा,
तो इस तरह भी बना सकते हो आप, बैलेंस करके भी, उतना बनाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह भी करके आप बना सकते हो। बाकी एक तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से बना, जैसा तरीका मसन आपका जो इजी लग रहा है आप वैसे तरीके से बनाओ, बन जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। हाँ डियर यही तो होगा सर, बस रहने दे, इतने ही रहने दें इसके बाद। अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो करवाऊंगा थोड़ा सा, और अब आप लोगों को प्रैक्टिस कल करना। मैं आपको पहले बता देता हूं किस तरह का मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बस सुन लो, फिर क्लास को मैं बंद ही कर दे रहा हूं आप लोग को, है ना। कैसा कैसा क्वेश्चन बनाएंगे अब वो जानो। पहली बात मैं आपसे पूछूंगा कुछ ये वाला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें मैं आप लोग को इसमें सभी तरह का यहाँ पे दे दूंगा। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रहेगा, है ना, जो मैं अभी आप लोग को बनाया बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। यहाँ पे फिर आ जाएगा इससे पहले जो मैं आपको बताया था हैंगिंग वाला, जो मैं पुली वाला बताया था फोर्स इक्विलिब्रियम लेमिस वाले में, वो भी आ जाएगा। ये दोनों मिक्स करके एक क्वेश्चन में बना दूंगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग सीख जाओ बनाना, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन में दूंगा वो आपका ओरेगो लेडर वाला दूंगा, है ना, ये भी एक लेडर वाला ही क्वेश्चन है। उससे मैं देखूंगा फिर से आप लोग का बन रहा है कि नहीं बन रहा। दो क्वेश्चन में लेडर वाला दे दिया, एंड तीसरा क्वेश्चन और एक मेरा लेडर वाला रहेगा जो कि सॉल्यूशन ये सॉल्व करने वाला है। और एक चीज लास्ट का दो जो है ना, ये पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका थ्योरी बेस है, इसका डेरिवेशन काम नहीं आता, इसका फाइनल रिजल्ट अगर आप याद रखो तब भी काम चल जाएगा। तो ये और ये भी एक डेरिवेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, इन दोनों को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बार ये और एक है, ये भी लेडर का है, वो दोनों तो डेरिवेशन बेसिकली है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये मैं बनाने बोलूंगा, तो मेनली आपको बनाने बोलेंगे ये वाला एक, ये दोनों, ये भी हम बनाएंगे, ये भी हम बनाएंगे, और एक आपको बनाने बोलेंगे ये दो। तो चार क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, और चार भी 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैं ये इतना करा दूंगा फिर आपको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बोला था ना, एक थ्योरी से ले लो, एक आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन ले लो, और काम आपका बन जाएगा। चलिए तो इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे 8 बजे के आसपास, जो क्लास हम लोग का होता है उसी में डिस्कस करके मैं आप लोग को कंप्लीट कर दूंगा। एंड देन स्टार्ट करेंगे नाइट में हम लोग आपके न्यू टॉपिक को, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।